नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो संगीत के हर विद्यार्थी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसमें राग रागनी परंपरा है, इसमें ठाट परंपरा है, इसमें अलग अलग बंदिशें हैं, बंदिशों का संग्रह है। इन बंदिशों का जो संग्रह है उसकी स्वरलिपि की हम बात करें तो लिखित स्वरूप देखने के लिए हम कुछ पुस्तकों को जो है उनको लेते हैं संदर्भ में। तो इन पुस्तकों के रचनाकार या हम कहें कि इस परंपरा को लिखित रूप में स्वरलिपिबद्ध करके संजो कर जो हमारे सामने रखा गया है, उसके पीछे कुछ ऐसे महान दिग्गजों का अपने जीवन का एक समर्पण कहें या उद्देश्य कहें, उनके जीवन का एक सार है जो कि इन बंदिशों में निहित है। यानी उन्होंने जिस समय इन बंदिशों को प्राप्त किया होगा, जब इन बंदिशों का संग्रह किया होगा, इन बंदिशों की स्वरलिपि की होगी और इनको एक सुरक्षित और संरक्षित रूप में जो है हम लोग के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए जो है संभाल कर रखा है। तो ये संरक्षण का काम जिन लोगों ने किया, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक नए रूप में जो है हमारे सामने रखा और एक जन साधारण के लिए जो है उसे उपलब्ध कराया, ऐसे महान लोग, ऐसे महान संगीतकार, ऐसे महान संगीतज्ञ या ऐसे महान वाग्यकार, ऐसे महान शास्त्रकार जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम एक श्रृंखला के रूप में इसको हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जिस महान विभूति के बारे में आपको बताएंगे, उनके कार्यों के बारे में बताएंगे, उनका नाम है पंडित भातखंडे। ये हम बिल्कुल एक ऐसा नाम है जो कि शायद ही कोई संगीत का विद्यार्थी हो जिसको कि ये नाम नहीं पता हो या जो इस नाम से अनभिज्ञ हो, जिसने कभी ऐसा न सुना हो, न गाया हो, न कहा हो कि पंडित भातखंडे जी की बंदिश या पंडित भातखंडे जी की उस पुस्तक में ये संदर्भ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है हम जब भी संगीत की बात करें तो पंडित भातखंडे जी के बारे में बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, या हम कहें कि सहज ही जो है वो हम बोल पड़ते हैं। तो पंडित भातखंडे जी जो थे, उनको भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका क्या योगदान रहा, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और जहाँ तक उनके योगदान की बात है, योगदान उनका इतना है, हम कहें कि हम इस कदर ऋणी हैं उनके कि ऋण उतारने की बात तो दूर, लेकिन हम ये कहें कि हम रोज़ ही जब भी हम शास्त्रीय संगीत के बारे में चर्चा करें या उसका अभ्यास करें, उसको गाए बजाए या हम प्रस्तुत करें कार्यक्रमों को, तो हम उनको याद करते हैं। तो अपनी इस श्रृंखला को हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। आज का विषय है भारतीय शास्त्रीय संगीत में पंडित भातखंडे जी का योगदान। पंडित भातखंडे जी का पूरा नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे था। आपकी जो प्रतिभा थी वो बचपन से ही सामने आई। पंडित भातखंडे जी का जन्म जो है वो 10 अगस्त को 1860 में गोकुलाष्टमी के दिन जो है मुंबई, जिसे कि पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, उसके पास ही जो है एक गांव है बालकेश्वर ग्राम, वहां पर उनका जन्म हुआ था। बचपन से घर में जो है संगीत का वातावरण इस प्रकार से था जैसे कि कलाकारों के घर में होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र है या बंगाल है या हम कहें मध्य प्रदेश है, यहाँ पर एक परंपरा है कि संगीत हो, नृत्य हो, वादन हो, इन विद्याओं को जो है बचपन से ही सीखते हैं लोग और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो बचपन से माँ ने जो है इनको ये
संस्कार दिए और अपने इन संस्कारों को लेकर उन्होंने जो है संगीत के प्रति जो उनकी रुचि रही उसको बचपन से ही उन्होंने आगे बढ़ाया। विद्यार्थी जीवन था, विद्यार्थी जीवन में या हम कहें कि जिस समय स्कूल की पढ़ाई थी उस समय अक्सर ये जो कुछ भी सुनते थे उसको बहुत जल्दी स्मरण कर लेते थे। स्मरण शक्ति इनकी बहुत तीव्र थी और स्मरण करके हूबहू वैसा ही वो प्रस्तुत कर देते थे। तो बाल्यकाल से ही इनकी प्रतिभा जो है वो सामने आने लगी। हम कहें कि स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई जो थी इसमें बहुत तीव्र बुद्धि थी इनकी और पढ़ने में बहुत तेज थे। तो उसके साथ साथ ही क्योंकि संगीत के प्रति इनकी रुचि थी तो संगीत भी इन्होंने सीखना शुरू किया। लेकिन पहले इनकी रुचि जो थी वो वादन की तरफ अधिक थी, जिसमें कि सितार वादन जो था उन्होंने जो है वो सितार वादन की प्रति जो है उनका आकर्षण रहा और उन्होंने बाल्यावस्था से ही सितार सीखना शुरू किया। और सितार की जो शिक्षा थी उन्हें पंडित वल्लभ दास दामुल जी, पंडित गोपाल गिरी और पंडित जयराज गिरी जी से उनको प्राप्त हुई। तो सितार जो है उसको वो एक ऐसा वाद्य उन्होंने चुना जो कि उनका बहुत प्रिय था और उन्होंने इस पर जो है शास्त्रीय संगीत की तालीम बराबर जिस प्रकार से तालीम है उन्होंने ली। आगे चलकर उन्होंने संगीत जो है वो तो साइड बाय साइड वो करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को जो है वो बहुत महत्व दिया और उन्होंने बीए करने के बाद उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की, यानी एलएलबी की वकील बने और वकील बनते ही उन्होंने जो है अपनी वकालत जो है वो आरंभ की। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और इसके लिए वे कराची चले गए जो इस समय आज के समय में पाकिस्तान में है। परंतु वहाँ पर बहुत अधिक वो अपनी वकालत जो है उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, तो पुनः जो है वो मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपनी वकालत तो उन्होंने उसके काम को उन्होंने जारी रखा, साथ ही साथ जो संगीत के प्रति उनका आकर्षण था उसको भी उन्होंने जो है उसमें उन्होंने इजाफा करना शुरू किया कि मैं अब संगीत को और आगे बढ़ाऊंगा। और क्योंकि पढ़ाई का जो एक हम कहें कि एक काम था, बहुत अहम काम था उनको करियर बनाना, वो तो वो कर चुके थे और इस अवस्था में थे कि अपनी जो वो अंदर से उनको एक संगीत के प्रति उनका एक आकर्षण था उस रुचि को वो पूरा कर सके। तो उन्होंने संगीत के शास्त्र का यानी संगीत की पुस्तकों का अभ्यास करना, उसमें उनको पढ़ना, पुस्तकालयों में जाकर उनको वहाँ से जानकारी एकत्र करना उन्होंने जो है आरंभ कर दिया। एक और बात कहें कि ये एक ऐसा समय था कि उन्होंने जो है न केवल पुस्तकालयों में जाकर किताबों को पढ़ना शुरू किया या पुराने संगीत के ग्रंथ जो हैं उनको देखना शुरू किया, उनसे ज्ञान अर्जित करना शुरू किया, बल्कि साथ ही साथ ये एक ऐसा समय था जहाँ पर उन्होंने संगीत की गोष्ठियाँ जो हैं यानी कि म्यूज़िक के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, सम्मेलन जो होते हैं, उनको अटेंड करना शुरू किया। संगीत एक ऐसा विषय है जो कि क्रियात्मक विषय है यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और हम यदि कितना भी कहें कि राग भैरव है या राग भोपाली है, इसमें अमुक स्वर प्रयोग होते हैं, अमुक ठाट का है, अमुक जाति का है, इसमें ये न्यास के स्वर हैं, ये स्वर संगतियाँ हैं, जितना भी हम थ्योरेटिकली उसको बता दें, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाएँ, जब तक प्रैक्टिकली उसको हम बता नहीं पाएँ, वो अपने असली जो उसका जो स्वरूप है या उसका जो आनंद या उससे हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र जो है वो क्रियात्मक पक्ष यानी प्रैक्टिकल पर ही आधारित है। जैसे कि उदाहरण में कंप्यूटर्स की बात करती हूँ, कंप्यूटर्स की यदि पढ़ाई करें तो कंप्यूटर की पढ़ाई करते हुए यदि हम सिर्फ उसके थ्योरी को पढ़ना शुरू करें और थ्योरी की ही जानकारी रखें तो वो किसी काम की नहीं है जब तक कि उसको प्रैक्टिकली न कर पाएं। तो इसीलिए दोनों जो हैं आपस में संबंधित हैं, यानी क्रियात्मक पक्ष और प्रयोगात्मक पक्ष, शास्त्र पक्ष और जो है
प्रयोगात्मक पक्ष यानी क्रियात्मक पक्ष जो है, दोनों का जो है समन्वय वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे वो कंप्यूटर्स का फील्ड हो, चाहे वो मैं कहूँ कि खेल की दुनिया हो, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है, क्रियात्मक पक्ष आता है, उसको जब तक उसको साधा न जाए, शास्त्र पक्ष जो है उतना लाभकारी नहीं होता या हमको उतना समझ में नहीं आता। और हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जान लिया तो शास्त्र पक्ष जो है बहुत आसान हो जाता है उसको समझना, और उसमें हमें हमारी जो एक इंटरेस्ट की बात है वो भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वापस आकर मुंबई में जो है अलग अलग कलाकारों को सुनना शुरू किया, और उनसे जो जानकारी इनको मिली ये उसको संग्रहित करते चले गए। मुंबई आकर उन्होंने जो है एक मंडली ज्वाइन की, जो थी गायन उत्तेजक मंडली। नाम भी बहुत खूबसूरत, गायन उत्तेजक मंडली। तो या इस मंडली को ज्वाइन करके उन्होंने गायन सीखना शुरू किया। वादन तो उनको आता था, सितार तो वो सीख चुके थे, लेकिन उन्होंने गायकी अंग जो है उसको सीखना शुरू किया। और यहाँ पर उन्होंने शिक्षा लेनी भी शुरू की। पंडित राव जी बुआ और उस्ताद अली हुसैन खां साहब से इन्होंने गायन की शिक्षा लेनी आरंभ करी। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्रियात्मक पक्ष जो है वो बहुत ज़रूरी है जानना उसका। तो इस मंडली में ज्वाइन करके और इन दोनों गुरुओं से शिक्षा लेकर उन्होंने इसके साथ साथ इनकी मदद से, इनके सहयोग से लगभग 300 ध्रुपदों का उन्होंने संग्रह कर लिया। ये संग्रह वर्ड जो है इसका आप ध्यान रखें, मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बताऊंगी कि इसको उन्होंने संग्रहित किया। और साथ ही साथ इन्होंने जो है उस्ताद मोहम्मद खां और उनके चाचा उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब की सहायता ली। और इनकी सहायता से, जो मैंने कहा कि एक ऐसा समय था कि 300 ध्रुपदों का संग्रह इन्होंने किया। इसी दौरान इनकी जो पर्सनल लाइफ की बात की तो इनका विवाह हुआ, इनकी एक कन्या हुई, लेकिन विधि के विधान कुछ और था। इनकी पत्नी और इनकी कन्या दोनों ही जीवित नहीं रह पाए। तो इन्होंने अपने पारिवारिक जो इनका जीवन था वहाँ इनको एक तरह से बहुत झटका लगा, लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से संगीत की ओर समर्पित कर दिया कि बजाय इस चीज़ को एक बहुत डिप्रेसिंग उसमें लेते, इन्होंने एक ऐसा रास्ता अपने आप को दिया कि पूरा जीवन इन्होंने संगीत को समर्पित किया। और आज के युग में हम कहें कि पंडित भातखंडे जी का इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया है कि हम और आप और आगे आने वाले विद्यार्थी जो है वो सदैव जो है इनको नतमस्तक होंगे। इसके बाद इन्होंने साथ ही साथ सितार, ध्रुपद, धमार और ख्याल जो है इसकी पूर्णतः शिक्षा ली। संगीत ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और अपने ज्ञान को जो है इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने जो है जयपुर के उस्ताद मोहम्मद अली कोटवाल एवं उनके सुपुत्र उस्ताद आशिक अली इनसे भी इन्होंने शिक्षा ली, और इनकी मदद से इन्होंने लगभग 300 ख्यालों का भी इन्होंने संग्रह किया। यानी ख्याल जो ख्याल पद्धति है, उन्होंने लगभग 300 ख्याल जो है इन्होंने सीखे और उनका संग्रह किया। 1904 एक ऐसा वर्ष था जब इनके जीवन में एक नए विचार ने जो है जन्म लिया इनके मस्तिष्क में, और वो था कि ऐतिहासिक यात्राएं। देखिए, पंडित भातखंडे जी ने भारत का भ्रमण करके सारा जो वहाँ से अलग अलग जगह से जो उनको ज्ञान मिला उसको उन्होंने एक संग्रह के रूप में संकलित किया और आगे के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए उस धरोहर को सौंपा, और ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो जहाँ तक हम कहें कि जो ऐतिहासिक यात्रा उन्होंने 1904 में शुरू करी, और ये ऐतिहासिक यात्रा सबसे पहले उन्होंने दक्षिण की तरफ गए, और दक्षिण में जो अलग अलग विद्वान थे, अलग अलग कलाकार थे, उनसे उन्होंने जाकर जो है उनसे विचार विमर्श करके उनको सुना, उनके ज्ञान को जानने की कोशिश की। और यहाँ पर उन्होंने
कई चीज़ें अपने जीवन में अपनाई। पहली सबसे बात थी वो थी कि पुस्तकालयों का विजिट उन्होंने शुरू किया। पुस्तकालयों में जाकर उन्होंने अलग अलग पुस्तकें, ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं जो थी उनसे उन्होंने बहुत कुछ संगीत के बारे में जाना। संगीतज्ञों के साथ उन्होंने चर्चाएं की और इसी चर्चा के दौरान उनको ये ज्ञात हुआ कि दक्षिण में 72 मेल पद्धति जो है वो पॉपुलर थी, जो कि पंडित वेंकटमखी के द्वारा जो है वहाँ पर बताई गई थी। और पंडित वेंकटमखी के द्वारा जो 72 मेल पद्धति थी यानी 72 मेल जो हैं उनको, उनके बारे में इन्होंने ज्ञान लिया। और दक्षिण के जितने भी बड़े बड़े गुणी लोग थे, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कहें या शास्त्रकार थे, उनसे ये अक्सर संगीत की चर्चाएं करते थे और ये भी देखते थे कि वहाँ पर किस प्रकार से संगीत जो है उस किस रूप में जो है वो प्रचलित है। इसके बारे में उन्होंने बहुत सी जानकारी जो है वो एकत्रित की और सभी कुछ उन्होंने संग्रहित किया। अपने आगे उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की जिसमें ये सारा उन्होंने जो है अपना जो ज्ञान अर्जित किया उसको लिपिबद्ध करके यानी लिख कर उन्होंने आगे प्रस्तुत किया। तो जब हम आगे इनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे तो और डिटेल में हम इसको जानेंगे। तो दक्षिण में उन्होंने 72 मेल पद्धति जो है उसके बारे में उनको जानकारी हुई और पंडित वेंकटमखी के द्वारा जो ये 72 मेल पद्धति थी इसके बारे में उन्होंने वहाँ के संगीताचार्यों से जो है उसको सीखा, उसको जाना और अपने जो संग्रह में जो है उसको लिपिबद्ध किया। 1906 में इन्होंने उत्तर भारत और पूर्व जो है वहाँ की यात्रा इन्होंने शुरू की और इन यात्राओं में इन्होंने उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का विशेष इनको ज्ञान हुआ, क्योंकि दक्षिण पद्धति जो थी वो दक्षिण में ही पॉपुलर थी। उत्तर भारत में जो संगीत पद्धति उस समय पॉपुलर थी वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम से या हम कहें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानी गई थी। तो उसके बारे में इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि उत्तर भारत की जब उन्होंने यात्रा की तो रामपुर एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर पंडित भातखंडे जी का आना जाना बहुत रहा। रामपुर के जो नवाब थे, नवाब कल्ब अली खां साहब, और उनसे उन्होंने जो है उनके शागिर्द बने। वहाँ के नवाबों से जो है उन्होंने बहुत कुछ, नवाबों का संरक्षण इनको प्राप्त हुआ, यानी हम कहें कि उन्होंने एक बहुत वीवीआईपी इनको एक पद इनको प्रदान किया, या कहें कि ट्रीटमेंट जो कहें वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिला, जिससे कि उन्होंने वहाँ के जो बड़े बड़े गायक कलाकार थे, गुणी लोग थे, उनको सुना, उनकी बंदिशों को संग्रहित किया, राग के बारे में किस प्रकार की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। क्योंकि रामपुर जो था वो रामपुर में तानसेन, मियाँ तानसेन के वंशधर जो थे वो आकर रामपुर में सेटल हुए थे, जिसमें उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब का नाम था और उस्ताद आमिर खां साहब का नाम था। तो ये ऐसे गुणीजन हुए जो कि मियाँ तानसेन की परंपरा को लेकर आ गए थे। सदारंग की जहाँ तक हम बात करें तो सदारंग के वंशज जो थे ये यहाँ पर रामपुर आकर बसे थे, और क्योंकि रामपुर जो थे वहाँ के नवाब जो थे वो स्वयं इनके गंडाबद्ध शागिर्द हुए और उनके कला को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। एक कलाकार को उन्होंने जो है गुरु का पद दिया, बहुत उनको सम्मान दिया। तो जाहिर सी बात है कि पंडित भातखंडे जब वहाँ गए तो उनको भी वो सम्मान प्राप्त हुआ, उनको वो आदर प्राप्त हुआ, और वो जो कार्य करना चाहते थे उसमें रामपुर नवाबों ने उनको पूरा सहयोग दिया। अब जब हम रामपुर की बात करते हैं या हम पंडित भातखंडे जी की इन यात्राओं में रामपुर की बात करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज था इनकी लाइफ का, उसके बारे में हम आगे की श्रृंखला में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपने ग्वालियर जो है वहाँ की भी आपने यात्रा की, और ग्वालियर में इन्होंने पंडित एकनाथ जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहाँ जो ग्वालियर की जो गायकी थी उसके बारे में भी आपने जाना।
साथ ही साथ जो है संगीत विद्वानों से आप जगह जगह भ्रमण करके उस समय जो प्रचलित राग थे उनके बारे में तो आपने जानकारी ली ही ली, और साथ ही साथ जो अप्रचलित राग थे उनके बारे में भी आपने जो है जाना। और एक बहुत खास बात थी इनकी कि ये कलाकारों को सुनते थे या विद्वानों को जो कुछ भी सुनते थे, सारे दिन भर सुनने के बाद ये अपने साथ एक डायरी रखते थे और उसमें वो चीज़ें नोट करते थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये बंदिशों को सुनने के बाद उसको उसकी स्वरलिपि करके उसको संग्रहित करते थे, जो कि पहले मराठी में थी, बाद में उसका अनुवाद इनके शिष्यों ने हिंदी में की। तो वो उसको, ये बहुत बड़ा काम था उनके द्वारा जो किया गया है, जो आज हमें अनेकों उनकी पुस्तकों में जो है हमें वो मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने काम किया था। और देखिए कि वो क्या समय था भाई, उस समय न तो टेप रिकॉर्डर्स थे, ना हम जो आज जिन गैजेट्स को लेके हम लोग चलते हैं, मोबाइल है हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है, हमारे पास हम वेब उस पे भी जाते हैं, और जो ये सोशल नेटवर्किंग है ये तो नहीं था, रिकॉर्डिंग का कोई ज़रिया नहीं था। तो एक ले दे के एक ही चीज़ थी, वो थी कि मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का इतना तीव्र होना, इतना शार्प होना कि वो उस चीज़ को सुन के और उसको याद भी रखना और उसको पेन डाउन भी करना। तो ऐसा कई बार ऐसा भी होता रहा होगा कि पुराने लोग जो थे वो लिखने नहीं देते थे। कुछ आपने सुना बंदिश, तो वो लिखने नहीं देंगे, वो कहते थे हमारी घरानेदार चीज़ है, आप उसको नहीं लिख सकते। तो आप सोचिए कितनी तीक्ष्ण बुद्धि रही होगी, कितने शार्प रहे होंगे कि उसको याद करके उन्होंने उसको स्वरबद्ध किया, लिपिबद्ध की उसको, और वो बंदिशों को संग्रहित करके रखा। तो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। तो यहाँ पर उन्होंने जगह जगह उत्तर भारत में जाके कलावंतों से जो है उन्होंने गंडाबद्ध, उनके शागिर्द हुए। जैसे मैं पहले भी बताती हूँ, गंडाबद्ध का मतलब होता है कि गंडा बांधना, यानी एक सेक्रेड एक थ्रेड होता है। जैसे मौली होती है, तो एक गुरु पूर्णिमा के दिन या कोई ऐसा शुभ समय देखकर गुरु जो है अपने शिष्य को वो सेक्रेड थ्रेड कहें या हम कहें कि उसको उस धागे को एक बंधन में बांधता है, एक गंडा बांधना उसको कहते हैं, जो कि वो अपना शिष्य उसको स्वीकार करता है। और ये भी एक परंपरा थी कि उस समय कुछ लोगों को बिठाकर, जो बड़े बड़े कलाकार लोग सब होते थे, उस शिष्य को गवाया जाता था या उससे वादन का उसका परफॉर्मेंस होता था, और उसके बाद गुड़ चना देकर इस परंपरा को निभाया जाता था। स्वाभाविक सी बात है, गुरु दक्षिणा एक तरह से वो भी रहती होगी। तो कहने का मतलब था कि ये बताना कि ये आज मैंने इसको अपना शिष्य स्वीकार किया, इसका समर्पण भाव देखा। चना गुड़ देने का मतलब कि ये इसको कुछ मिले न मिले, लेकिन चना गुड़ खाकर भी ये अपना रियाज करेगा। सिंप्लिसिटी ऑफ द लाइफ, ये इसकी बात कहें। और जो ऑडियंस उस समय रहती थी, यानी जो लोग उस महफिल को या उस संगीत सभा को अटेंड करते थे, उनको ये बताया जाता था, वो विटनेस होते थे कि आज ये बच्चा ऐसा गा रहा है या ये शिष्य ऐसा गा रहा है, ऐसा बजा रहा है। और कुछ समय तक गुरु उसको फिर तैयार करता था, शिक्षा देता था, और जब वो कुछ सालों के बाद तैयार हो जाता था, तो उन्हीं लोगों को आमंत्रित करके, औरों को भी आमंत्रित करके फिर एक संगीत सभा आयोजित की जाती थी, जहाँ पर कि उनको फिर से उस शिष्य को प्रस्तुत किया जाता था और वो अपनी कला का प्रदर्शन करता था, और जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता था कि ये पहले क्या थे और अब शिक्षा ग्रहण करके इनकी कितनी तरक्की हुई है, या ये इनको गुरु ने कैसे तैयार किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती। तो ऐसे में गंडा बांधना जो था, ये एक ट्रेडिशन था, ये एक परंपरा थी, और इस परंपरा का निर्वाह जो है पंडित भातखंडे जी ने भी किया। बहुत से ध्रुपदियों से, कलावंतों से इन्होंने जो है गंडाबद्ध उनके शागिर्द हुए, और तब उनको, क्योंकि शागिर्द होने के बाद ही उनको वो ज्ञान दिया गया। गुरु अपनी जो अपनी जिंदगी भर की उसकी जो एक कमाई होती है, कहें कि जो ज्ञान की कमाई जो होती, जो ज्ञान उसके पास, जो उसने अपने गुरुओं से बड़ी तपस्या के बाद लिया, तो वो उसको
उस समय प्रदान करता है, क्योंकि वो इस विश्वास से कि ये इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो ये एक ट्रेडिशन, हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करें या घरानेदार परंपरा की बात करें तो ये पुराने समय से चला आ रहा है। इसके बाद उन्होंने ये जो प्रचलित और अप्रचलित रागों का कलेक्शन किया, उस पर बहुत उन्होंने शोध कार्य भी किया। उनका जो शोध कार्य, उनका जो रिसर्च है, वो एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसको कि हम कहें कि उस पर आधारित कई शोध आज के समय में हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हम पंडित भातखंडे जी की कुछ रचनाओं को भी हम, या हम कहें कि उनके द्वारा संग्रहित कुछ बंदिशों को भी हम प्रस्तुत करेंगे।